Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to discuss an essay topic that is Uniform Civil Code. Okay, तो ये जो आपका टॉपिक है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग आजकल चल रहा है, ठीक है, एंड इसके एग्जाम्स में आने की भी संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में एक अच्छा ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए कि ये किस मैटर से रिलेटेड है, ठीक है, और इसके आने से क्या बदलाव आएंगे, इसके नहीं होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये कब से ये बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है, और एक डिटेल वे में हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, सो यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स कॉल्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ ऑफ इंडिया which would be applicable to all the religious communities in matters such as marriage, divorce and inheritance and adoption, specifically recommending that personal laws of Hindu and Muslims be kept out of such codification. The code comes under the Article 44 of the Constitution, which lays down that states shall endeavor to secure a uniform civil code for the citizens throughout the territory of India. Okay, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये क्या है, इसको हमें समझना है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये इस चीज की मांग की जा रही है इंडिया में कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, और इसके लाने से क्या होगा, बहुत सारे मैटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका इसमें बताया गया है कि इट वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज इन मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन, ठीक है। तो ये सारे मैटर्स को डील करने के लिए इस कोड को लाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि क्या है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट पीपल ऑफ वेरियस बिलीव्स, रिलीजियस फेथ्स, ओके, आर लिविंग टुगेदर, ठीक है। एंड क्या होता है कि इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका हिंदू में अपना कुछ एक अलग लॉ है, ठीक है, और आपका जो मुस्लिम्स हैं वो लोग एक शरीयत लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उनके जो मैरिज के हैं, जो डिवोर्स के हैं, इनहेरिटेंस रिलेटेड एंड एडॉप्शन रिलेटेड जो लॉज हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कोर्ट को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील करने में परेशानी होती है, ठीक है। और ये जो कोड है ये आपका जो है आपका किसके अंडर फॉल करता है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड दैट लेज डाउन दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये अगर लागू होगा तो ये आपके ऑल ओवर द कंट्री, ओके, इन इंडिया, ऑल ओवर द थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो है वो किस चीज से रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हम देखते हैं कि इसके ओरिजिन से रिलेटेड बात करते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कब शुरू हुई और इसको लाने की क्या जरूरत पड़ी, इस चीज से रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। सो इट सेज द ओरिजिन ऑफ द UCC dates back to the colonial India when the British government submitted its report in 1835, stressing the need for uniformity in the codification of Indian law. Okay, the UCC aims to provide protection to the vulnerable sections and envisaged by Ambedkar, including women, religious minorities, while also promoting nationalistic fervor through unity. Okay, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कब से बात हो रही है, इसके बारे में 1835 से बात हो रही है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है। और उन्होंने जो अपना रिपोर्ट उसमें सबमिट किया तो उसमें उन्होंने क्या चीज पे स्ट्रेस किया कि देयर शुड बी अ नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, एकता होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए, ठीक है, जो लॉज है वो कॉमन होने चाहिए, इंडियन लॉज, ठीक है। जो सिविल, देखिए लॉ क्या होता है ना, दो चीजों में बांटा हुआ जाता है, एक है आपका सिविल रिलेटेड मैटर्स एंड अदर आर क्रिमिनल रिलेटेड, ओके। तो यहाँ पे हम किस चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, सिविल रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूसीसी का मेन एम क्या था, इसको लाने के लिए क्यों स्ट्रेस किया जा रहा था, ठीक है, सो दैट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है, जो दबे कुचले, जो बहुत ही पिछड़ी जाति के लोग हैं, ठीक है, तो उनको क्या है हमेशा से ही दबा के रखा गया है सोसाइटी में, ठीक है। तो क्या है कि उनके राइट्स हैं, उनको क्या किया जाए, उनको एक जैसा किया जाए, ठीक है, सबको एक जैसा राइट मिले, ठीक है, यह इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ओके। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है, और वो भी एक उन्होंने ये इसलिए ये जो अम्बेडकर के द्वारा जो लिखा गया है हमारा जो गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसके तहत हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को, हर एक पर्सन को क्या उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या उनका हनन होने से बचाने की बात
करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम किसको हो रही थी, बेसिकली आपको वुमेन्स को हो रही थी, ठीक है, एंड रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वुमेन तो क्या होता था, जैसे कि आपका जैसे मुस्लिम्स में थे, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता था कि वहाँ पे क्या ट्रिपल तलाक है, ठीक है, और फिर और भी बहुत सारा है, उनका भी मैरिज का डिफरेंट प्रोसीजर है, ठीक है, उनका अपना एक अलग फेथ है, वो अपने अलग फेथ को फॉलो करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि अगर उन मैटर्स से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट कोर्ट में आता है, ठीक है, तो कोर्ट को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? बिकॉज वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में, जिसके वजह से क्या है कि एक पर्सन का फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है, ठीक है। तो उसी चीज से बचाने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जा रही है काफी समय से, ठीक है। ओके, एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता आ रहा है, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोमोटिंग नेशनलिस्टिक फॉरवर्ड थ्रू यूनिटी। ओके, तो अगर क्या होगा कि अगर लॉ जो है सबके लिए सेम रहेगा तो कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं हम तो इस लॉ को फॉलो करते हैं, हम उस लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसके वजह से क्या आएगा, एक यूनिटी आएगा लोगों के बीच में, ठीक है, जितने भी कम्युनिटीज हम लोग साथ मिलकर रह रहे हैं, ठीक है, तो इनके अंदर एक यूनिटी आएगा, क्योंकि सबके लिए जो लॉ है इक्वल है, ठीक है। और कानून का कहना ही यही है, कानून मतलब ही होता है कि वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक वो भी एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि हाँ हम सबका जो है सबके लिए एक है, मगर क्योंकि लोग अलग अलग फेथ को फॉलो करते हैं, अपने अलग कोड को फॉलो करते हैं, उसके वजह से क्या है कि वो यूनिटी नहीं आ पा रही है, ठीक है। एंड एक नेशनल यूनिटी के लिए भी ये एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ओके, इंडियन लॉज डू फॉलो अ यूनिफॉर्म कोड इन मोस्ट सिविल प्रैक्टिसेस सच एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एविडेंस एक्ट 1872 एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन लॉज में बहुत सारी चीजों को लेके यूनिफॉर्म कोड को फॉलो किया जाता है रिलेटिंग टू द सिविल मैटर्स, ठीक है, क्योंकि ये तो सिविल मैटर से रिलेटेड ही बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बातें हो रही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें भी एक कॉमन कोड को लेकर चला जा रहा है, यूनिफॉर्म कोड को लेकर चला जा रहा है, सिविल प्रोसीजर कोड भी कॉमन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी कॉमन है, पार्टनरशिप एक्ट भी कॉमन है, एविडेंस एक्ट भी 1872 का जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, तो आखिर हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना क्यों नहीं कर सकते हैं, इस चीज पे हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि आखिर यूसीसी का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, और ये लाइमलाइट में कब आया, क्योंकि बात तो इसकी हो रही है 1885 से बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जब ब्रिटिशर्स थे उसी समय से बात हो रही है, ठीक है। तो आखिर अभी क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये एक लाइमलाइट में आया। ओके, तो इसमें बता रहा है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी द कोर्ट्स हैव ऑफन सेड इन देयर जजमेंट्स दैट द गवर्नमेंट शुड मूव टुवर्ड्स अ यूसीसी। The judgment in the Shah Bano case 1985 is well known. Another case was the Saria Mudgal case 1995, which dealt with issue of bigamy and conflict between the personal laws existing on matters of marriage. Okay, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर ये लाइमलाइट में कब आया, जब एक जो बहुत ही फेमस केस है शाह बानो केस का, जो 1985 में आया था, ठीक है, एंड दैट इज वेल नोन। और एक दूसरा केस है शरिया मुदगल केस, दैट इज इन 1995, ये लाइमलाइट में आया था। तो उसमें क्या इशू था, बाइगैमी का था, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है कि एक पर्सन एक से ज्यादा वाइफ रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनके जो अपने जो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पर्सनल लॉज, ओके, ऑफ मैरिज, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे क्या है कि एक मान लीजिए, इसको एग्जांपल से ऐसे समझिए, ठीक है, कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक फंडामेंटल राइट्स देते हैं, ठीक है। तो इन सब फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या हुआ कि इन सब राइट्स को तो सबको, हर एक सिटीजन को मिलना ही चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, ठीक है। मगर क्योंकि यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि उनका एक अलग रिलीजन फेथ को फॉलो करते हैं, उसके वजह से क्या है कि उनका फंडामेंटल राइट और जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, ठीक है, और जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे ट्रिपल तलाक भी था हमारे इंडिया में, ठीक है, तो ट्रिपल तलाक की वजह से क्या था कि कोई आपका दूसरे देश में बैठा है, फोन पे बोल दिया तलाक तलाक तलाक, ठीक है, तो उसका तलाक हो जाएगा, वो सिर्फ एक वर्बल है, ठीक है। मगर आप इसको समझिए कि इसके वजह से क्या, अगर आप तलाक दे देते हो ऐसे वर्बली गुस्से में आके, ठीक है, इन द फिट ऑफ एंगर, देन व्हाट विल हैपन टू दैट लेडी, व्हाट विल हैपन टू दैट वुमन, उसका पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा, ठीक है, वो बच्चों को लेके कहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ये इसके वजह से क्या हो रहा था कि एक लोगों का जो फंडामेंटल राइट है, वुमेन का जो फंडामेंटल राइट है, वो क्या हो रहा था, ये वायलेट हो रहा था, एंड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी वाज डिनाइड टू देम। ओके, सो इसीलिए भी ये
जरूरी है, ठीक है, यूसीसी का। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बाय आर्गुइंग दैट प्रैक्टिसेस सच एज ट्रिपल तलाक एंड पॉलीगैमी इम्पैक्ट एडवर्सली द राइट ऑफ वुमेन टू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, जैसा कि मैंने आपसे अभी बात किया था, ठीक है। The center has raised the question whether constitutional protection given to religious practices should extend even to those that are not in compliance with the fundamental right, ठीक है। तो जो सेंटर है उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये उन सब जगहों पे भी एक्सटेंड करना चाहिए ये प्रोटेक्शन जहां पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, दैट आर नॉट इन कंप्लायंस विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके वजह से क्या है, क्योंकि देखा जा रहा है कि वुमेन को स्टार्टिंग से ही दबाया कुचला जा रखा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनका जो है फंडामेंटल राइट पहले से ही उनका हिंडर हो रहा है, उनका वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया में रहना चाहते हैं, तो अगर हम इंडिया के हम अगर वासी हैं, तो जो कोर्ट है हमें राइट देता है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को के लिए लड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं आगे, ये कंक्लूडिंग ही है, ठीक है, और इसमें क्या बताया जा रहा है, द इशू हैज बीन एट द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव एंड डिबेट फॉर ओवर अ सेंचुरी एंड अ प्रायोरिटी फॉर बीजेपी व्हिच वाज अ पार्ट ऑफ 2019 लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो। ओके, a call for uniform civil code is the need of the hour if we want to move forward as a country in a progressive manner। ओके, तो बताया जा रहा है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो अभी की सेंटर रूलिंग पार्टी है, ठीक है, तो ये उनका ये आपका एक डिबेट जो है ये एक सेंचुरी से चला आ रहा है, ठीक है, इट हैज बीन गोइंग ऑन ओवर अ सेंचुरी, ठीक है, एंड इट हैज आल्सो बीन अ प्रायोरिटी फॉर दिस पार्टी, ओके, एंड which has been promised in the 2019 Lok Sabha election। Okay, so this uniform civil code is also in the manifesto of the BJP in the 2019 Lok Sabha election। Okay, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर मैनिफेस्टो में इसका मतलब है कि इसको तो लागू करना ही पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए बहुत जितने भी कदम उठाए जाने चाहिए उठाए जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। और इसमें एक लास्ट में ये बताया जा रहा है कि अगर हमें प्रोग्रेसिव मैनर में अगर हमें बढ़ना है, ठीक है, तो हमारे अंदर एक यूनिटी होना चाहिए, एक वननेस होना चाहिए, ठीक है, अनेकता में एकता, अगर ये नहीं रहेगा तो हम एक प्रोग्रेसिव वे में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक पॉजिटिव मैनर में नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर हमें आगे कदम से कदम मिला के चलना है, ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि सारे कम्युनिटीज को हम एक साथ लेके चलें, ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने रिलीजियस फेस में ही घुसे रहेंगे तो उसकी वजह से क्या है कि हम हर जगह अलग थलग पाए जाएंगे, ठीक है, और इसका जो फायदा है वो कोई दूसरा कोई उठा लेगा, ठीक है। तो हम अगर चाहते हैं कि अगर हम अपने डेवलपमेंट को और ज्यादा फास्ट करें तो हमें एक प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई गेस आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने सारे बेसिक जो पॉइंट्स हैं मैंने इसमें मेंशन किए हैं, एग्जांपल्स भी आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। आर्टिकल्स जो है आपके किस आर्टिकल के अंडर फॉल करता है ये भी मेंशन है, ठीक है। इसके हिस्ट्री एंड ओरिजिन के बारे में भी बात कर लिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में मैंने इसको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सो आई गेस यू मस्ट हैव लाइक दैट। Okay, so that's all from my side. So thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.